नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर आज हम लोग आपके समुच्चय बोधक अव्यय को पूरा करने वाले हैं। कल हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा समुच्चय बोधक अव्यय के समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हिंदी व्याकरण एक्सेप्ट कर रहा है, और समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा के बाद उसके भेदों को जाना, उसके भेदों के शब्द जो हैं उनके अर्थों को जाना, उनके प्रकारों को जाना, और प्रकारों में जो आपके समानाधिकरण है, समानाधिकरण के अंतर्गत संयोजक, विभाजक और आपका जो एक तरह से संकेत, हाँ जी जी क्या कह रहे हैं जी, परिणाम दर्शक और विरोध दर्शक को हमने देख लिया। आज हम परिणाम दर्शक को देखने का प्रयास करेंगे जी। नहीं, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आवाज ठीक है। इसको हम देखने का प्रयास करेंगे, इसको हम जानने का आज प्रयास करेंगे, और आज फिर उसके बाद व्यधिकरण के भेदों की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आशा कर रहा हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, और समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं? समानाधिकरण को देख रहे हैं। समान अधिकरण यानी समान आधारों पर जब क्या होता है, एक समुच्चय तैयार होता है, किनका? दो प्रमुख वाक्यों का, दो मुख्य वाक्यों का, तो उसको समानाधिकरण कहा जाता है। डाकू वाला लुक। और मैंने बोला था मेरा समझाने का तरीका खतरनाक है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में चीजों को समझाता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि मेरी कक्षा में जो कोई बैठे उसको चीजें समझ में आए। वो रैंडम चीज थी, वो एकदम से हो गई वहां पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो समानाधिकरण में तीन भेदों को हमने जान लिया है। आज चौथे भेद को हम देखते हैं, परिणाम दर्शक। क्या चीज है? परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक समानाधिकरण, परिणाम दर्शक समानाधिकरण, परिणाम दर्शक समानाधिकरण। परिणाम, ये परिमाण नहीं है, परिणाम है, तो परिणाम दर्शक समानाधिकरण। ठीक है, परिणाम दर्शक समानाधिकरण, इसको हम देखें, इसको हम समझने का प्रयास करें। तो परिणाम दर्शक का मतलब है परिणाम दिखाने वाला, परिणाम दिखाने वाला, परिणाम दिखाने वाला। परिणाम दिखाने वाले को परिणाम दर्शक यहां पर कहा जा रहा है। और अगर साधारण शब्दों में इसको बात बोलें तो जो किसी बात का परिणाम दिखाने का कार्य करे, परिणाम दिखाने का कार्य करता है, जो किसी बात का परिणाम दिखाने का कार्य करता है, उनको परिणाम दर्शक समानाधिकरण कहा जाता है। हाँ, वो यहां नहीं है डाकू वाला। हाँ ठीक है, तो वो डाकू वाला लुक आप देख सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी पे मैंने वो वीडियो डाली है, अभी थोड़ी बहुत देर पहले वो डली है, तो वहां पर आप देख सकते हैं जा करके। तो जैसे इसमें, जैसे वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं जो परिणाम को दिखाने का काम कर सकते हैं, तो इसमें वो शब्द आ सकते हैं इसलिए, इसलिए, सो, अतः, है ना, इसलिए, सो, अतः, अतएव, अतएव, ये सब क्या है? ये एक तरह से परिणाम दिखाने का काम करेंगे। यानी कि अगर कोई बात होती है, एक जो मुख्य कथन है उसका परिणाम दूसरे में दिखाने का कार्य यहां पर होगा। तो उदाहरण हम लोग देखते हैं और उदाहरण के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम यहां पर लिखें कि
दीनदयाल सर का नाम लिखा गया है तो उन्हीं का लिख लेते हैं। दीनदयाल है ना, दीनदयाल, दीनदयाल नहीं, सर का नाम लिखेंगे तो अजीब लगेगा, चलो लिख देते हैं। राम कुमार भी सर का नाम है संदीप लिख देते हैं, संदीप भी सर का नाम है पर कोई बात नहीं। संदीप आज गुस्सा है, जैसे हम लिखें संदीप आज गुस्सा है, संदीप आज गुस्सा है, सो कुछ बोलना मत, सो कुछ बोलना मत। संदीप आज गुस्सा है तो कुछ बोलना मत। संदीप आज गुस्सा है सो कुछ बोलना मत। संदीप आज गुस्सा है सो कुछ बोलना मत। तो आप यहां पर देखो, संदीप आज गुस्सा है सो कुछ बोलना मत, उसके परिणाम स्वरूप क्या है, ये है यहां पर परिणाम, ये क्या है, ये है परिणाम, ये है परिणाम और ये है कोई बात। तो सो कुछ बोलना मत, तो किसी बात का परिणाम, और किसके माध्यम से, परिणाम को दिखाने का काम कौन कर रहा है, परिणाम को दिखाने का काम कर रहा है ये सो। तो इसीलिए यहां पर आप वर्ड यूज कर सकते हैं कि संदीप आज गुस्सा है इसलिए कुछ बोलना मत, सो कुछ बोलना मत, अतएव कुछ बोलना मत, अतः कुछ बोलना मत। इस तरह की सेंस जहां पर दिखाई देती है वहां पर हमारा परिणाम दर्शक आता है। सीधे ही आपसे बात पूछी जा सकती है, नहीं माइंड नहीं, वहां पे डायलॉग नहीं बोला गया है, वहां पर धारा को एक्टिंग के जरिए बताया गया है। हाँ, धारा को एक्टिंग के जरिए बताया गया है, उसमें कुछ डायलॉग नहीं बोले गए हैं। तो यहां पर जैसे और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, आप बना के देखो इसमें क्या एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। इसमें क्या एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, उन एग्जाम्पल्स को बनाने का प्रयास करो, आप उदाहरणों को बनाने का प्रयास करो। हाँ चलो, जैसे इसमें यहां पर एक एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे एक उदाहरण बनाते हैं कि आज सुबह से तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, इसीलिए राम आया नहीं, इसीलिए राम आया नहीं, इसीलिए राम आया नहीं। तो राम आया नहीं, ये परिणाम है, ये क्या है, ये परिणाम है, ये रिजल्ट है, ये क्या चीज है, ये रिजल्ट है। राम आज आया नहीं ये रिजल्ट है, और बात है ना, और वो बात क्या है जिसका परिणाम है कि आज सुबह से बारिश हो रही है। तो ये बात है, ये क्या है, ये बात है, और इसी का ये परिणाम है। और इन दोनों को आपस में संबद्ध करने का कार्य कौन कर रहा है, ये इसलिए शब्द इसको संबद्ध करने का काम कर रहा है, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। हाँ, मैं हिंदी विषय में कमजोर हूं, अतः आप मेरी मदद करें, नहीं अतः आप मेरी मदद नहीं, अतः मैं आपकी कक्षा ले रहा हूं, ये परिणाम होना चाहिए। अतः आप मेरी मदद करें ये नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो इस चीज को आप जानिए। चंबल के डाकू लग रहे नहीं, चंबल के डाकू पता नहीं, डाकू तो डाकू होते हैं भाई, जैसे भी हो। ठीक है, बताइए, और एग्जाम्पल बताने का प्रयास करिए आप लोग। एग्जाम्पल्स बताने का प्रयास करें। तो यहां तक की ये मूल बात है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमारे समानाधिकरण के कौन कौन से भेद आपके, समानाधिकरण के भेद आपके संयोजक, विभाजक, संयोजक, विभाजक, विभाजक, संयोजक, विभाजक, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक, ये चार आपके हो चुके हैं। अब हम चलते हैं व्यधिकरण की तरफ। कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं व्यधिकरण की तरफ, परिणाम दर्शक। तो व्यधिकरण को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और ध्यान से आपको समझना है। ऑल फोर आर डन, ठीक है, ये सारे के सारे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं आपके व्यधिकरण की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिए, मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, तो आप ये ना समझें कि भाई स्थिति बहुत अजीब बन रही है यार, ऐसी है वैसी है। हाँ,
तो कल शाम के समय मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ा गया था। व्यधिकरण, तो व्यधिकरण, व्यधिकरण है ना, क्या होता है व्यधिकरण? वी धन अधिकरण, भिन्न आधारों पर, भिन्न आधारों पर, भिन्न या अलग आधारों पर, या अलग आधारों पर, भिन्न या अलग आधारों पर, भिन्न या अलग आधारों पर, भिन्न या अलग आधारों पर क्या करना? भिन्न या अलग आधारों पर, भिन्न या अलग आधारों पर वाक्यों को जोड़ने का कार्य। वाक्यों को जोड़ने वाला, वाक्यों को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? व्यधिकरण कहलाता है। और मूल परिभाषा अगर इसकी देनी हो तो प्रधान उपवाक्य है ना, प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य है ना, प्लस व्यधिकरण, प्लस व्यधिकरण प्लस आपका आश्रित उपवाक्य, ये पूरी की पूरी इसकी सेंस बनती है। ये पूरी की पूरी इसकी सेंस बनती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्या काम करता है? जो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करे। तो इसमें जितने भी संभव शब्द लिखे जा सकते हैं, तो जो प्रधान, प्रधान को ही मुख्य कहा जाता है, तो प्रधान या मुख्य उपवाक्य को, प्रधान या मुख्य उपवाक्य को किससे जोड़े? प्रधान या मुख्य उपवाक्य को किससे जोड़े? जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ता है। आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य से जोड़ता है। जो आश्रित उपवाक्य से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम व्यधिकरण कहते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक ठीक एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, पर मूल बात यह है। तो आश्रित उपवाक्य क्या होता है? जो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आश्रित, आश्रित शब्द का मतलब क्या है यहां पर? आश्रित, आश्रित मतलब डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। तो किस पर, किस पर आश्रित रहता है? किस पर डिपेंड रहता है ना? किस पर डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है, जो डिपेंड करता है किस पर? तो मुख्य उपवाक्य पर। किस पर? मुख्य उपवाक्य पर जो डिपेंड करता है, मुख्य उपवाक्य को ही पूरा का पूरा अपना सब कुछ मानता है। तो इसके भी हमारे चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके भी हमारे चार भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले पे आता है कारणवाचक, है ना। कारणवाचक या कारण बोधक के कार्य के कारण को बताने का प्रयास करता है। हाँ हिमांशु, क्या दिक्कत आ रही है समास में? मुझे आप लिख करके बताइए, मैं स्पेशल क्लास लगा दूंगा एक, अगर कुछ दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं, इस पर टाइम ले रहे हैं, ये जरूरी है बेटे, ये सब पेपर में आता है, इस पर टाइम नहीं ले रहे हैं। ये आपका, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आपका कारणवाचक, आपका उद्देश्यवाचक, आपका संकेतवाचक और आपका स्वरूपवाचक, ये चार आपके इसमें हो जाते हैं। कारणवाचक व्यधिकरण, ठीक है। दूसरे में आपका आ जाता है उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक व्यधिकरण। तीसरे में आपका आ जाता है संकेतवाचक व्यधिकरण, संकेतवाचक। और चौथे नंबर पर आपका आ जाता है स्वरूपवाचक, स्वरूपवाचक। तो आइए एक एक करके इनको जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, मुख्य वाक्य पर जो निर्भर करता है। अभी यहां पर चलते हैं और सबसे पहले कारणवाचक को देखने का प्रयास करते हैं। कारणवाचक, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि आपसे उसके प्रश्न छूट रहे हैं। तो मुझे आप एक काम करना कि मुझे जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं मेरे को ग्रुप में टैग करके बताना। आप ग्रुप में टैग करके आप मेरे को बताना, तब चीजें आपको सब समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो कारणवाचक व्यधिकरण, कारण को बताने वाला, कारणवाचक व्यधिकरण। कारणवाचक मतलब कारण को बताने वाला, कारणवाचक कारण को बताने वाला। कारण, कारण मतलब रीजन। अब कोई भी काम होता है, देखो कोई भी काम होता है
उसके दो ही आधार मूलतः रहते हैं, या तो उसकी कोई वजह होती है या उसका कोई मोटिव होता है ना। कोई भी काम होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है या कोई ना कोई उद्देश्य होता है, यही चीजें कारणवाचक है। यानी प्रधान उपवाक्य में वह बात रहेगी और आपके आश्रित उपवाक्य में कारण का पता लगेगा, और आपका जो उद्देश्यवाचक है प्रधान उपवाक्य में बात रहेगी और आश्रित उपवाक्य में उसके उद्देश्य का ज्ञान होगा, हमको पता लगेगा। रीजन, कारण बताने वाला, कारण बताने वाला, कारण बताने वाला, कारण बताने वाला, कारण बताने वाला। तो इसमें सीधे सीधे आप लिखें कि जब अव्यय से जुड़े, जब अव्यय, ये विधिकरण है ना, जब अव्यय, विधिकरण, अव्यय कौन, अव्यय कौन है, विधिकरण। जब अव्यय से जुड़े दो वाक्य, जब अव्यय से जुड़े दो वाक्य कार्य और कारण का बोध कराएं, कार्य और कारण का बोध कराएं, कार्य और इस अव्यय को कारणवाचक अव्यय कहा जाता है। कार्य और कारण का बोध कराएं, कार्य और कारण का बोध कराएं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कारणवाचक विधिकरण कहा जाता है। इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, कौन कौन से अव्यय इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसमें जैसे आप लिख सकते हो क्योंकि, आप लिख सकते हो चूंकि, है ना, चूंकि इसमें आपके द्वारा लिखा जा सकता है, कि लिखा जा सकता है, और जो कि, ये आदि आदि शब्द इसमें आपके लिखे जा सकते हैं। ये हैं आपके कारणवाचक अव्यय, है ना, कारणवाचक व्यधिकरण, चूंकि, क्योंकि, जो। जैसे अगर आप उदाहरण देखना चाहो तो उदाहरण से स्थितियां बहुत स्पष्ट हो सकती हैं, उदाहरण से चीजें आपको पता लग सकती हैं। हाँ, नहीं बाबू, यही टाइम थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है कि मैं आपके लिए, मतलब फिर कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब देख लो आप, कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ करना और फिर टाइम और कंटेंट दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर मैं नई नई चीज़ें आपके लिए, नई नई चीज़ें आपके रिसर्च करने के लिए मेरे को भी तो टाइम चाहिए। मैं 6 घंटे रोज पढ़ाता हूँ, जिसको तैयार करने के लिए 6 घंटे अलग से चाहिए होते हैं मुझे, 6 से 7 घंटे। आप सोचो कि मेरे को अपना भी अध्ययन करना रहता है, तभी अब मैं अपना अध्ययन नहीं करूंगा तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपके लिए अध्ययन कर ही नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं अध्ययन अभी ढंग से अगर कर पाऊँ, ये तो वो है जो मैंने पहले से अध्ययन कर रखा है। अब मुझे आपको शब्दावली बतानी है, तमाम चीज़ें करनी है, तो उसके लिए समय को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, और बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं। मेरा गोल 100/100 का है, इससे अलावा मैं किसी चीज़ में बात ही नहीं करूंगा। अब इसमें आपको मतलब चीज़ें थोड़ी सी करनी पड़ेंगी बेटे, तब चीज़ें आपकी बन जाएंगी। ठीक है, पढ़ने हमारा गोल देखो, या तो आप अभी की सहूलियत देख लो या पेपर वाले दिन की सहूलियत देख लो कि आप जब हिंदी का पेपर सामने आएगा, मैं चाह रहा हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे जो आपको ना पता हो। इस गहराई के साथ मैं आपको चीजें पढ़ाना चाहता हूं, तो इसमें आप देखने का प्रयास करो। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल है, मैंने मैच में भाग नहीं लिया। ये है कार्य, ये क्या चीज है, ये है कार्य। मैंने मैच में भाग नहीं लिया। अब देखो ये क्या चीज है, मैंने मैच में भाग नहीं लिया, यहां पर ये कार्य है। ठीक है, यहां पर ये कार्य है। अब एकदम से कोई पूछेगा भाई, एकदम से कोई उत्तर देगा क्यों भाई, तो आप बोलोगे क्योंकि, हाँ क्योंकि, यहां पर क्योंकि नहीं, क्योंकि लिखना ज्यादा सही है। ये क्योंकि ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसे लिखना अनुकूल है ज्यादा। क्योंकि आप लिखेंगे, आप तुरंत बोलेंगे क्योंकि, हाँ भाई बताओ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये है कारण, ये क्या है, ये है कारण, ये है कारण, ये है कारण। तो जब क्या हो, जब अव्यय से जुड़े, तो अव्यय से कहां जुड़े, ये भी अव्यय से जुड़ा और ये भी अव्यय से जुड़ा। तो जब अव्यय से जुड़े दो वाक्य, तो ये कार्य है, ये भी एक वाक्य है ना, ये भी एक वाक्य है और ये आपका दूसरा वाक्य है। तो जब अव्यय से जुड़े दो
वाक्य कार्य और कारण का बोध कराते हैं तो वह अव्यय कारणवाचक अव्यय आपका कहलाता है। और आप एक चीज देखने का प्रयास करो, अगर आप इसमें बोल दो सीधे ही कि क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आप प्रधान उपवाक्य, ये क्या है, ये एक्चुअली में ये आपका मुख्य उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। क्या है, ये आपका प्रधान उपवाक्य है और ये इस पर डिपेंड है, कारण तो कार्य पर डिपेंड होगा ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या चीज है, ये आपका आश्रित उपवाक्य कहलाएगा, ये आपका आश्रित उपवाक्य कहलाएगा, क्योंकि ये निर्भर कर रहा है इस पर, किस पर, ये आपका निर्भर कर रहा है, डिपेंड है किस पर, डिपेंड है आपके प्रधान उपवाक्य पर। तो मैंने मैच में भाग नहीं लिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जब वाक्य में जब अव्यय से जुड़े दो वाक्य कार्य और कारण को दिखाने का काम करें तो वहां पर कारणवाचक व्यधिकरण रहता है। बात समझ में आई? हाँ, मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि खाना नहीं बना था, बिल्कुल सही बात है। मैंने पाकिस्तान को तो को, हाँ हाँ बिल्कुल अमित, ये हो सकता है, बिल्कुल। हाँ हाँ, आम आज बहुत महंगा है जो कि कल सस्ता था। नहीं, इसमें कारण थोड़ी है बताया जा रहा है, नहीं यहाँ पे कारण थोड़ी है जो कि कल सस्ता था, ये कारण थोड़ी है कि इसकी वजह से आज महंगा हो गया है, नहीं, ये नहीं। आश्रित उपवाक्य में रीजन पता लगना चाहिए। क्या पता लगना चाहिए? कारण का मतलब रीजन, रीजन आपको पता लगना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। मैं दौड़ने नहीं गया, जैसे एक एग्जाम्पल आप और बना सकते हैं इसमें, एक एग्जाम्पल आप और बना सकते हैं इसमें कि आज मैंने दौड़ नहीं लगाई, आज मैंने दौड़ नहीं लगाई, ये कार्य है, नहीं लगाई, आज मैंने दौड़ नहीं लगाई। अब वो पूछेगा क्यों, चूंकि, क्योंकि मैदान, चूंकि, चूंकि मैदान में पानी भरा था, क्योंकि मैदान में पानी भरा था, चूंकि मैदान में पानी भरा था, चूंकि मैदान में पानी भरा था। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो, मैदान में पानी भरा था ये कारण है, क्या है, ये कारण है। और आज मैंने दौड़ नहीं लगाई ये कार्य है। तो कार्य और कारण जिस अव्यय से जुड़ रहे हैं, जिस अव्यय से जुड़ रहे हैं उसी अव्यय का नाम क्या है, कारणवाचक अव्यय है। तो ये कारण है और यह आपका कार्य है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ हाँ, आज मैं नहीं पढ़ा क्योंकि आज मेरा मन नहीं था, बिल्कुल ठीक है, ये कारण हो सकता है। हाँ हाँ ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको जब बात जाननी चाहिए। तो ये है कारणवाचक, जब अव्यय से जुड़े दो वाक्य कार्य और कारण का बोध करवाए। तो दूसरा है ना, आश्रित उपवाक्य कारण का बोध करवाए। दूसरा है हमारा इसमें उद्देश्यवाचक, दूसरा है हमारा इसमें उद्देश्यवाचक, दूसरा है हमारा इसमें उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक व्यधिकरण, उद्देश्यवाचक व्यधिकरण। अब यहां पर क्या रहेगा, उद्देश्य को बताने वाला, कार्य और कार्य का उद्देश्य, उद्देश्यवाचक मतलब उद्देश्य को बताने वाला, उद्देश्य, उद्देश्य मतलब हमारा एम क्या है, हमारे एम को बताने वाला, एम को बताने वाला, उद्देश्य को बताने वाला, ऑब्जेक्टिव को बताने वाला। तो यहां पर सीधे वही बात लिखेंगे कि जब अव्यय से जुड़े दो वाक्य, जब अव्यय, जब अव्यय से जुड़े दो वाक्य, 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 जब अव्यय से जुड़े दो वाक्य कार्य और उद्देश्य का बोध कराएं, कार्य और उसके उद्देश्य का बोध कराएं, और उसके उद्देश्य का बोध कराएं, कार्य और उसके उद्देश्य का बोध कराएं, तो उसको क्या कहा जाता है, उद्देश्यवाचक व्यधिकरण कहा जाता है। कौन कौन से शब्द उद्देश्यवाचक व्यधिकरण के अंतर्गत आपके आ सकते हैं? तो हाँ, समझ में आ रहा है आपको?
मैं थोड़ा जल ले लेता हूं। बिल्कुल सुनील, बहुत बढ़िया। हम्म। हम्म। ठीक है, तो इसमें शब्द आ जाएंगे आपके ताकि, जो की, है ना, ताकि, जो की, आदि। ताकि, जो की, आदि शब्द इसमें आपके आ जाते हैं, जो कारण को बताते हैं। सबसे प्रमुख तो यही है। जैसे आप उदाहरण लेना चाहो कि थानेदार बैच में हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ये कार्य है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, थानेदार बैच में हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ताकि दरोगा के पेपर में, दारोगा लिखते हैं, दारोगा के पेपर में, यहां पर तो सही लिखना चाहिए, पेपर में 100/100 करें ना, 100/100 तो प्रश्न है, ताकि पूरे अंक पा सके, ताकि पूरे अंक पा सकें, ताकि पूरे अंक पा सकें। समझ गए बात आप? तो क्या बात बोली जा रही है? ताकि पूरे अंक पा सकें, दरोगा के पेपर में पूरे अंक पा सकें, ये हमारा उद्देश्य है। क्या है? ये हमारा यहां पर उद्देश्य है। और थानेदार बैच में हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कार्य है। तो जब कार्य और कारण जिस उससे जुड़ जाते हैं, किससे? जिस अव्यय से जुड़ जाते हैं, उस अव्यय का नाम उद्देश्यवाचक अव्यय रहता है। मैंने परिश्रम किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण हो सके, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, हम अपने आप पर सुधार करें, यही हमारा उद्देश्य है। ये तो पूरा एक सेंटेंस हो गया, बट 2 वाक्य जुड़ने चाहिए जो उपवाक्य कहलाते हैं आपके। ये प्रधान उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य है जिस पर आश्रित उपवाक्य टिका रहेगा। ये क्या है? ये प्रधान या आपका मुख्य उपवाक्य है, प्रधान या आपका मुख्य उपवाक्य है, और ये आपका आश्रित उपवाक्य है। कैसा है? आश्रित। ये डिपेंडेंट है ना उस पर, क्योंकि अगर हमको पूरे नंबर चाहिए तो डिपेंड किस पर रहना पड़ेगा? थानेदार बैच की हिंदी पर। तो इस तरह से आश्रित उपवाक्य। बोलो, बात समझ में आई? थम्स अप करके बताओ। इसमें ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्यवाचक का मतलब क्या है? उद्देश्यवाचक का मतलब कि कार्य और उद्देश्य की का ज्ञान कराने वाले वहां पर शब्द रहे। हाँ ठीक है, मुझे हिंदी की बुक दे दो ताकि मैं पढ़ सकूं, बिल्कुल सही बात है। तो बुक दिए जाना और पढ़ना, यहां पर कार्य और उसके उद्देश्य की बात है। हाँ, अमित तिवारी, ठीक है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया ताकि वह आतंकी न भेजे, बिल्कुल सही बात है, ये उद्देश्य है। मैं लाइब्रेरी जाती हूं ताकि ध्यान से पढ़ सकूं। बहुत बढ़िया रजनी, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आपको। बिल्कुल बिल्कुल नरोत्तम द्विवेदी जी, बहुत बढ़िया, सही है, बात समझ में आ गई आपको। ये उद्देश्यवाचक के अंतर्गत आपका आ जाएगा। अब तीसरा जो हमारा है वो है कौन सा? तो इसमें कौन सा हो गया? कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक। संकेतवाचक, हमारा संकेतवाचक व्यधिकरण। संकेतवाचक व्यधिकरण। अब संकेतवाचक का क्या मतलब है? जो संकेत करने का काम करे। हाँ हाँ, आज हमें पढ़ना होगा ताकि सुंदर बहू ला सके। वाह दीपेंद्र, वाह धर्मेंद्र गुजर, वाह मेरे बच्चे, सैल्यूट। ये हुई ना काम की बात। हाँ हाँ हाँ, जो कि वहां पर भी है, पर ऐसा जरूरी थोड़ी कि जो वहां पे है वो यहां नहीं हो सकता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। संकेतवाचक व्यधिकरण, संकेतवाचक विधिकरण, ताकि और जो कि एक ही सेंस में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ध्यान से देखो, संकेतवाचक, संकेतवाचक का क्या मतलब है? कि संकेत करने वाला, संकेत, इशारा करने वाला, इशारा करने वाला, इशारा करने वाला, इशारा, यानी कि जो
इशारा करता है। अब किसका इशारा करता है? तो यहां पर आपको बहुत स्पष्ट रूप से बहुत सच्ची बात लिखनी है कि वे अव्यय जिनसे पहले वाले वाक्य में दो वाक्य जुड़ेंगे, जिनसे पहले वाले वाक्य, अब इसमें घटना का संकेत रहेगा आपका। अभी अभी ये पढ़ लो बेटा, शब्दावली वाली क्लास का भी इंतजाम चल रहा है, बातें चल रही हैं। हाँ ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान रखो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वे अव्यय जिनसे पहले वाले वाक्य की घटना, पहले वाले वाक्य की घटना के वर्णन में, घटना के वर्णन में बाद वाले वाक्य की घटना का संकेत मिले, बाद वाले वाक्य की घटना का संकेत मिले, बाद वाले वाक्य की घटना का संकेत मिले, बाद वाले वाक्य की घटना का संकेत मिले। तो यानी कि एक ऐसा अव्यय जिससे पहले जो वाक्य आएगा उसमें जिस घटना का वर्णन होगा, उस वर्णन से क्या होता है, बाद वाले वाक्य की घटना का संकेत देखने के लिए हमको मिलता है। जैसे एग्जाम्पल से ये बात बहुत अच्छे समझ में आएगी। इसमें कौन कौन से शब्द हो सकते हैं जो संकेत करने का काम करेंगे पहले वाली वाक्य की घटना के द्वारा दूसरे वाली वाक्य की घटना का? तो इसमें यदि और तो ये ऐसे युग्म बना मिलेगा। यदि तो, कि यदि तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यदि तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो और तो, जो तुम करोगे तो तुम पाओगे, है ना। और इसमें यद्यपि और तथापि का जोड़ा भी आ जाता है, यद्यपि और तथापि का जोड़ा भी इसी में आपका आ जाता है। तो उदाहरण देखने का आप लोग प्रयास करो, उदाहरण को समझने का प्रयास करो। उदाहरण से स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी कि यदि मैं पास न हुआ, यदि मैं पास न हुआ, ये आपका एक घटना है, यदि मैं पास न हुआ, है ना। तो यहां से आप देखो ये जोड़ता है, यदि आ गया तो यहां पर लगाएंगे हम इसको यदि को ना वैसे लिख देते हैं ब्लैक से ही, यदि मैं पास ना हुआ तो, अब यहां पर आगे लिखते हैं, यदि मैं पास ना हुआ तो मुझे घर से निकाल देंगे, तो मुझे घर वाले घर से निकाल देंगे। तो अब आप एक चीज देखने का प्रयास करो कि मैं पास न हुआ ये एक घटना है और मुझे घर से निकाल देंगे ये घटना दूसरी है, ये घटना नंबर 2 है और ये घटना नंबर 1 है, ये घटना नंबर 1 है। तो अगर मैं पास नहीं हुआ तो मुझे घर से निकाल देंगे, तो इस घटना के वर्णन में, है ना, अब घटना नंबर 1 में, है ना, संकेत है ना, में संकेत है दूसरी का। बात समझ में आई बात, कि पहले वाली घटना का जो वर्णन है ना, उसमें दूसरी वाली का संकेत मिलता है। तो ऐसा अगर कोई भी अव्यय है जो इस तरह के वाक्यों को आपस में जोड़ता है, उसको संकेतवाचक अव्यय कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, रितु राठौर जी बच्चे, जी धन्यवाद बच्चे। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से बनाते रहो। तो जब क्या होता है कि पहले वाले वाक्य, ये क्या है, ये पहला वाक्य है, ये क्या है आपका, ये पहला वाक्य है आपका। जितनी सरलता से समझाया जा सकता है उतनी सरलता से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये पहला वाक्य है और ये आपका दूसरा वाक्य है ना, ये आपका दूसरा वाक्य है। तो आप इसमें ध्यान से देखो कि पहले वाक्य की घटना के द्वारा दूसरे वाक्य की घटना का संकेत हमको मिल रहा है। तो जहां पर इस तरह की स्थिति रहती है वहां पर आपका संकेतवाचक व्यधिकरण रहता है। ये बहुत ज्यादा डीप है तो बस इसको मोटा मोटा सा ही
जान करके हम आगे बढ़ते हैं। बताओ समझ में आ गई बात कि पहले वाले वाक्य की घटना का बाद वाले वाक्य की घटना के मतलब पहले वाले वाक्य की घटना के वर्णन में बाद वाले वाक्य की घटना का संकेत मिलता है, यानी इससे ये डायरेक्टली अटैच्ड रहता है। शब्दावली वाली क्लास भी चल जाएगी, बस मैंने बोल रखा है मैनेजमेंट को, क्योंकि मेरे हाथ में भी सब कुछ नहीं है, बहुत सारी क्लासेस रहती है ना, तो उनका एडजस्टमेंट बिठाना पड़ता है कि कब कैसे करना है। दूसरी अब कैसे कि अभी क्लासेस को जैसे मैं तो ऐसा नहीं कि मैंने अपना टाइम बदला, और भी तो टीचर हैं, अब और टीचर्स को भी अपने टाइम चेंज करने पड़ेंगे। अब और किन बैचेस में उनकी क्लास चल रही है वहां वो देखना पड़ेगा। अब डेली 300 350 क्लास होती हैं मिला करके, 300 350 क्लास डेली आरडब्ल्यू में होती है। अब कितना मतलब बच्चों के लिए काम होता है। हाँ यदि मैं विशेष ध्यान देंगे तो ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है। ठीक है, तो ये संकेतवाचक आपका हो गया, और अंत में अब हमारा आ जाएगा चौथे नंबर पर स्वरूपवाचक। चौथे नंबर पर आ गया आपका स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक व्यधिकरण। स्वरूपवाचक व्यधिकरण। स्वरूपवाचक व्यधिकरण। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। हाँ सही है, लगभग लगभग सही है। कुछ आप ध्यान देंगे तो मतलब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना भी अगर ध्यान दे लेंगे तो इससे भी काफी कुछ सही होने की संभावना बन जाएगी। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। स्वरूपवाचक, स्वरूप का मतलब क्या होता है। स्वरूप, स्वरूपवाचक, स्वरूप को बताने वाला, स्वरूप को बताने वाला, इसमें हम लिखेंगे स्वरूप को बताने वाला। स्वरूप से क्या मतलब है, स्वरूप को बताने वाला। यहां पर स्वरूप से क्या मतलब है, यहां पर स्वरूप से क्या मतलब है, तो स्वरूप का मतलब यहां पर अर्थ से है ना, मीनिंग से है, यहां पर मीनिंग से है। तो यहां पर आप लिखो कि अव्यय से जुड़े, अव्यय से जुड़े वाक्य का, पहले वाक्य का अर्थ जब दूसरे वाक्य में स्पष्ट होता है। जुड़े पहले वाक्य का अर्थ जब दूसरे वाक्य में स्पष्ट होता है, दूसरे वाक्य में स्पष्ट, दूसरे वाक्य में स्पष्ट होता है, दूसरे वाक्य में स्पष्ट होता है, दूसरे वाक्य में स्पष्ट होता है, तो ऐसा अव्यय है ना, ऐसा अव्यय आपका क्या कहलाता है, ऐसा अव्यय आपका स्वरूपवाचक अव्यय कहलाता है। पहले वाले वाक्य का अर्थ जो है वो दूसरे वाक्य में क्या होवे, क्लियर होता है, दूसरे वाक्य में जाकर के क्लियर होता है, पता चलता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्वरूपवाचक अव्यय कहते हैं। और इन स्वरूपवाचक अर्थ में यहां पर स्वरूपवाचक व्यधिकरण में अर्थात मानो, है ना, अर्थात मतलब कि क्या अर्थ है इसका, तो अर्थात, अर्थात मानो, ऐसे शब्द आपके आ जाएंगे। अर्थात मानो, यानी, यानी ये शब्द आपके किसमें आते हैं, स्वरूपवाचक अव्यय व्यधिकरण में आपके आ जाते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको स्थिति पता लग जाएगी। जैसे वो इतनी सुंदर थी, वो इतनी सुंदर थी, वो इतनी सुंदर थी, वो इतनी सुंदर थी। हाँ अच्छा, 1:39 पर नोटिफिकेशन आया लाइव का, तो नोटिफिकेशन की तो कोई गलती ही नहीं है, आप सजग नहीं हो उसका मतलब प्रियंका। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा लगा मानो में सस्पेंड हो गया। कैसा लगा कि अर्थ स्पष्ट हुआ, मानो में सस्पेंड हो गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैं तिवारी भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप इसका मतलब आपको पता होना चाहिए ना, 1 बजे क्लास चल रही है तो वो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। वो इतनी सुंदर थी मानो अप्सरा हो, मानो अप्सरा हो।
मानो अप्सरा हो, मानो अप्सरा हो, हाँ, मानो अप्सरा हो, वह इतनी सुंदर थी मानो अप्सरा हो। तो यहां पर देखो, ये है वाक्य नंबर 2, ये है वाक्य नंबर 2 और ये है वाक्य नंबर 1। तो आप ये देखो यहां पर क्या है कि पहले वाले वाक्य का अर्थ जो है वो दूसरे में, अर्थ जो स्पष्ट हो रहा है वो कहां स्पष्ट हो रहा है, अर्थ, अर्थ स्पष्ट जो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, दूसरे वाले वाक्य में जाकर के अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अच्छा सर, ऐसा थोड़ा होता है, लाइव शो नहीं होती। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा लगा मानो मैं डीएसपी हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, मेरा एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है। अच्छा सक्षम कुमार, नहीं बेटे ऐसी बात नहीं, बताओ बताओ। वो ऐसा रहता है ना कि आपका कमेंट, तब देखो अभी इस समय मेरे स्क्रीन पर जो भी कमेंट दिख रहे हैं उनको मैं जवाब देता रहता हूं, बट क्या रहता है कि जैसे उधर चले गए तो आपने कमेंट किया वो ऊपर निकल गया, वो पता ही नहीं लगा। ऐसा नहीं है सक्षम, बताओ आपका क्या क्या क्वेश्चन है आपका, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो मूल बात यहां है, जब पहले वाले वाक्य का जो अर्थ है वो दूसरे में स्पष्ट होता है तो ऐसा जो आपका अव्यय है वो स्वरूपवाचक विधिकरण कहलाता है। ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय पूरा हो गया। इतना भी अगर आप इसके बारे में जान जाते हैं तो ये काफी डिटेल में चला जाता है, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अमित बार बार अब ये चीजें मत, एक ही सेंटेंस लिख रहे हो। जी सक्षम भाई बताओ, आप बताने का प्रयास करो, आप क्या मतलब कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्वेश्चन है आपका, या आप कुछ लिखते हो? हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, स्कूल के सामने इतनी भीड़ थी मानो वो लगा हुआ है, बिल्कुल। ऋतु क्या लिख रही है? अच्छा ठीक है, अच्छा ऋतु बहुत बढ़िया बेटे, कोई दिक्कत नहीं, धन्यवाद। सर दीपावली की छुट्टी कब से है? 19 से, और मुझे लगता है 23 तक रहेगी, 19 से 23 तक रहने वाली है। 23 तारीख में मैं एक क्लास करवाऊंगा, उसको देखना आप। अर्थात यानी कि, अच्छा, जो की एग्जाम्पल दीजिए। जी बिल्कुल सर, स्टडी के लिए टाइम टेबल सजेस्ट करो, अभी तो कोर्स कंप्लीट करते रहो। मेरा प्रयास है कि मैं दिसंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट कर दूं हर हाल में। हाँ, और फिर उसके बाद हम रिवीजन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, फिर तो यूट्यूब पे ही काम करेंगे हम ज़्यादातर। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मज़े से रहो, और यूट्यूब पे तो मैं चीज़ें आपके लिए भी करने ही वाला हूँ। जी राहुल वैष्णव, पहली बार देख रहे हैं? हाँ बहुत बढ़िया। सक्षम पूछो भाई, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। ऐसा किसी बच्चे को नहीं लगना चाहिए कि हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया जाता है। वह इतने अच्छे थे मानो श्री राम हो। हाँ ठीक है, अर्थ स्पष्ट होता है। कब होगी क्लास? मैं वादा करके चल रहा हूँ कि मेरे को ऊपर से मैनेजमेंट ने बोला है कि नेक्स्ट वीक जरूर चलवा देंगे। अच्छा, पहली बार हिंदी इतने अच्छे समझ में आ रही, आप बस रुक जाइए, आप कोर्स पूरा हो जाने दीजिए, फिर आप हिंदी में ऐसे हो जाएंगे कि आप किसी और को भी पढ़ा सकते हैं। हाँ। सक्षम कुमार, सर क्वेश्चन कर दिया, दिखा नहीं, कहाँ चला गया पता नहीं लगा, एकदम से बहुत कमेंट जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा कल हम करेंगे संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। वो छोटे छोटे से हैं, उनको देख लेंगे और कल की क्लास में ही उनको हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा व्याकरण का पार्ट है, उसके बाद हम लिंग करेंगे, वचन करेंगे, कारक करेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा जो व्याकरण वाला हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल, अपना ध्यान रखिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।
अच्छा पिंकी